मेरा नाम कशण भारतीय है। मैं अपने माता पिता के साथ अमृतसर में रहता हूँ। 2 सप्ताह पहले ही मेरा विवाह शालिनी से हुआ था, मगर मेरी पत्नी और मेरे बीच संबंध कुछ ठीक नहीं। मेरी माता हर समय कहती रहती है कि कशण, तेरी पत्नी तो दहेज ही नहीं लाई। अब तो मुझे भी यह बात चुभने लगी है। मेरा भी मन चाहता है कि मेरी पत्नी इतना दहेज लाती कि मेरा घर भर जाता, मगर ऐसा कुछ न हुआ। इस कारण हमारे बीच पहले दिन से ही झगड़े होने लगे। मेरी पत्नी गरीब परिवार से संबंध रखती है। उसके माता पिता ने उसे कोई दहेज नहीं दिया, बस 2 जोड़े कपड़ों में ही विदा कर दिया। माता तो मुझे पहले बहुत कहती थी कि कशण, शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मगर अब तो ऐसा कुछ न हुआ, बल्कि मेरी पत्नी का खर्च भी मुझे उठाना पड़ता है। मैं तो समझता था कि जब मेरी पत्नी आएगी तो मैं उसके पैसों पर ऐश करूंगा, मगर शालिनी तो खाली हाथ ही आ गई। मेरा मन करता है कि मैं शालिनी को घर से निकाल दूं और दूसरा विवाह कर लूं, मगर मेरे पिता मुझे इस बात की अनुमति नहीं देते। उनकी सोच मेरी माता और मुझसे कुछ अलग है। वे हर समय ही कहते रहते हैं कि कशण इंसान को पैसों में नहीं तौलते, मगर मुझे उनकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आजकल के समय में तो सब कुछ पैसा ही है। आज जब मैं काम से वापस घर आया तो फिर से मेरी माता और पत्नी का झगड़ा चल रहा था, और यह भी दहेज न लाने की वजह से ही था। मेरी माता कह रही थी कि कमक्ल, तू तो खाली हाथ ही आ गई। मिश्रा जी की बहू 10 तोले सोना लाई है और दहेज में अपने साथ एक गाड़ी और घर भी लाई है, मगर तेरे गरीब पिता ने तो सोने की एक चेन भी मेरे बेटे को न दी और न ही तुझे कुछ दहेज दिया है। शालिनी मेरी माता के सामने चुप खड़ी थी। उसकी यही आदत मुझे पसंद आई थी, जिसकी वजह से मैंने उससे विवाह किया था। उस समय मेरी समझ में यह न आया कि यह तो एक गरीब परिवार से है, तो दहेज कैसे लाएगी। अब जब वह मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में आ चुकी तो मुझे बार बार अपनी गलती का एहसास होता है। कॉलेज के समय में कितनी अमीर अमीर लड़कियां मुझ पर मरती थीं, मगर मैंने उन्हें कोई भाव न दिया, क्योंकि मैं तो शालिनी के रूप का दीवाना हो गया था। और प्रेम में पड़कर मैं तो यह भी भूल गया कि वह खाली हाथ आएगी, क्योंकि मैं उसके आर्थिक हालात से अच्छी तरह वाकिफ था। मगर उस समय मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंध गई थी। अब मुझे वह बिल्कुल भी पसंद न आती। उसके पास तो ढंग की साड़ियां भी न थीं। जब भी मैं घर आता तो वह पुरानी सी साड़ी पहने नौकरानी की तरह घर का काम करती रहती। माता ने मुझे बताया है कि जब लड़की विवाह कराती है तो उसके पास नई नई साड़ियां होती हैं, मगर शालिनी के माता पिता ने तो उसे अच्छे कपड़े भी न दिए। मैं भी माता और शालिनी की ओर चल दिया, मगर कुछ बोला नहीं। चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। माता कह रही थी कि शालिनी, तुम निकल जाओ हमारे घर से। मैं अपने कशण का और विवाह करवाऊंगी और ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारा घर भर देगी। यह सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह नम आंखों के साथ मेरी ओर देखने लगी, मगर मैंने उसकी ओर न देखा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं फिर से बहक जाऊंगा और माता मुझसे नाराज हो जाएगी। मगर मैं ज्यादा देर तक खुद पर काबू न रख पाया। शालिनी, तुम जाओ अपने कमरे में। माता और शालिनी का झगड़ा बढ़ता जा रहा था। इसीलिए ही मैंने शालिनी को कमरे में भेज दिया। वह भी मेरी बात मानकर कमरे में चली गई। माता अब मुझ पर क्रोध कर रही थी। कशण, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम मुझे इस गरीबन को घर से निकालने क्यों नहीं देते? यह हमारे किसी काम की नहीं है। परसों ही मेहता साहब के बेटे की शादी हुई है। मैं उनकी बहू की मुखदर्शन पर गई तो देखकर हैरान रह गई। उनकी बहू तो सोने से लदी हुई थी और उनका सारा घर भी नए फर्नीचर से भरा हुआ था। यहां तक कि उनकी बहू तो अपने सास ससुर के लिए भी नया फर्नीचर लाई है। उसने सारे घर का नक्शा ही बदल दिया है। आखिर हम कब तक यूं ही पुराने सामान को इस्तेमाल करते रहेंगे? मेरा भी मन करता है कि मेरी बहू आए और हमारा घर भर दे। तुम्हारी तो नौकरी इतनी अच्छी नहीं कि तुम खुद ही यह सब खरीद सको, तो फिर हमें कोई उपाय ही करना पड़ेगा। माता फिर से मुझे समझा रही थी और मैं भी उनकी बातें अच्छी तरह समझता था, मगर न जाने जब भी मैं शालिनी की ओर देखता तो माँ की बातें भुला देता। मेरा मन करता कि वह मेरे पास रहे, मगर कभी कभी जब मैं लोगों के घरों में देखता तो मेरा मन करता कि मेरे घर में भी नया फर्नीचर और अन्य सामान आए। मैंने कई बार शालिनी से भी इस बात का जिक्र किया है कि वह अपने माता पिता से कहे कि वे उसे दहेज दें। इस तरह वह इसी घर में रहेगी, मगर वह कहती है कि उसके माता पिता के पास कुछ नहीं है, तो वे कहाँ से देंगे? मुझे उसकी बात पर बड़ा क्रोध आता है कि आखिर यह क्यों अपने माता पिता से बात नहीं करती। मुझे आशा थी
कि अगर यह अपने माता पिता से बात करेगी तो वे भी कुछ न कुछ कर ही लेंगे, क्योंकि हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनकी बेटी अपने घर में अपने पति के साथ खुश रहे। मगर शालिनी तो उन्हें कुछ बताती ही नहीं और मुझे टाल देती। इसी तरह दिन ब दिन हमारे झगड़े बढ़ते गए। अब तो मैं भी माता का पूरा साथ देता और शालिनी पर दबाव डालता कि अपने माता पिता के घर से दहेज ले आओ, वरना कुछ दिन के अंदर ही तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। वह कुछ नहीं कहती, बस चुप आंसू बहाती रहती। मगर आज मेरा क्रोध आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा था, क्योंकि मैं अभी अभी अपने दोस्त के घर से वापस आया था। वहां पर उसके टीवी कक्ष में एक बड़ा सा एलईडी लगा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगा कि यह मेरी पत्नी दहेज में लाई थी। उस समय मुझे खुद पर क्रोध आया कि मैंने शालिनी से शादी क्यों की और उन अमीर लड़कियों से क्यों न की जो मुझ पर मर मिटती थीं। मैंने आते ही शालिनी का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले आया। माता पिता भी टीवी कक्ष में बैठे कोई कार्यक्रम देख रहे थे। उनका चेहरा दूसरी ओर था, इसीलिए ही वे मुझे न देख पाए थे। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि मेरे माता पिता कितनी छोटी सी टीवी पर कार्यक्रम देख रहे हैं? अगर तुम दहेज में एक बड़ा सा टीवी लाती तो आज मेरे माता पिता इस छोटे से टीवी पर नजर न गड़ाए बैठे होते। मैंने उंगली से टीवी की ओर इशारा किया तो वह भी उधर ही देखने लगी। हम दोनों का शोर सुनकर माता पिता भी हमारी ओर देखने लगे थे। कषण, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बहू को परेशान कर रहे हो? पिता शालिनी की तरफदारी कर रहे थे। वे तो हर समय ही उसकी तरफदारी करते रहते थे, मगर माता और मुझे यह पसंद न आता। पिता, क्या आप जानते हैं कि मैं अभी अपने दोस्त के घर से आया हूं? उसके घर में इतना बड़ा एलईडी लगा हुआ है, और आप देखिए हमारे घर में मेरे बचपन का टीवी पड़ा है। अगर शालिनी भी दहेज में टीवी लाती तो आज हमारे घर में भी नया टीवी होता। मैंने पिता को सारी बात बताई तो वे कहने लगे कि कषण बेटा, अगर शालिनी टीवी नहीं लाई तो तुम खुद ही टीवी खरीद लो। जरूरी तो नहीं कि बहू ही दहेज में टीवी लाती। उस समय मुझे उनकी बातें जहर लग रही थीं। क्या वे मेरे हालात से वाकिफ न थे जो मुझे टीवी लाने का कह रहे थे? मैं बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा चला रहा था। इस तरह के शौक पूरे करने के लिए मेरे पास पैसे न थे, मगर उन्हें तो सिर्फ शालिनी की पड़ी रहती और अपने बेटे की कोई परवाह नहीं। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बेटा सारा दिन घर से बाहर रहकर मेहनत करता है और जो कमाता है उसी घर में ही लाता है। उसकी पत्नी के तो खर्चे ही पूरे नहीं होते कि यह किसी और बारे में सोचे। माता अब मेरा साथ देने लगी थी। मुझे माता पर बड़ा प्यार आया। वह हर समय ही मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ी होती, मगर पिता हमेशा शालिनी का साथ देते थे और उस समय भी वे यही कर रहे थे। शालिनी चुपचाप आंसू बहाती वहीं पर खड़ी थी। माँ ने शालिनी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालना चाहा तो वह माँ के कदमों में बैठ गई और कहने लगी कि सासू माँ, मुझे घर से मत निकालें। अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो मेरे माता पिता यह दुख सह न सकेंगे। उनकी अब उम्र नहीं कि वे इतने बड़े दुख को सहे। मैं कल अपने माता पिता के घर जाऊंगी और टीवी ले आऊंगी। शालिनी गिड़गिड़ाकर माँ के कदमों में बैठी टीवी लाने का कह रही थी। इस बात पर तो मेरी बाँछें खिल गईं। मैंने माता को आंख से इशारा किया तो वे भी चुपचाप बैठ गईं। अब मुझे इस बात का इंतजार था कि कब शालिनी अपने पिता के घर जाए और टीवी लेकर आए। वह अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें साफ कर रही थी, मगर मुझे इस सब से कोई परवाह न थी। मुझे तो सिर्फ कल का इंतजार था। मैंने शालिनी से कह दिया कि कल मैं दफ्तर से जल्दी आ जाऊंगा और उसे उसके पिता के घर छोड़ आऊंगा, मगर वह कहने लगी कि वह खुद ही चली जाएगी, तो मैं भी चुप हो गया। मुझे और क्या चाहिए था? वैसे भी मेरे पास समय न था कि मैं उसके शौक सहता। मैं शालिनी को खाने का कहकर अब कमरे में पहुंच गया और वह रसोई की ओर चल दी। क्योंकि मैं अभी अभी वापस आया था, मेरा भूख से बुरा हाल था, मगर मेरे सिर पर तो टीवी सवार था। इसीलिए ही मैंने आते ही पहले टीवी का मामला हल करना जरूरी समझा। खाना तो मैं बाद में भी खा सकता था। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मेरा मन चाहता कि समय बड़ी तेजी से गुजरे और जब कल का दिन आए तो हमारे घर में एक बड़ा शानदार टीवी मौजूद हो। शालिनी मेरे लिए खाना भी ले आई थी। खाना देकर वह जाने लगी तो मैंने उसे वहीं पर रोक लिया। तुम्हें अपने पति का जरा भी ख्याल नहीं? यह नहीं कि पति दफ्तर से थका हारा आया है तो उसकी टांगें ही दबा दो। मैंने नाराजगी का इजहार करते हुए शालिनी से कहा। वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर आ गई और वहीं पर बैठकर मेरे खाना खाने का इंतजार करती रही, क्योंकि मैंने उससे कहा कि खाना खाने के बाद ही मैं आराम करूंगा और वह मेरे पांव दबाएगी।
मैं हैरान था कि आखिर मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया और वह मुझे देख देख कर मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कान पर मैं भी मुस्कुरा दिया, क्योंकि दिल में अभी भी कहीं न कहीं उसकी मोहब्बत की चिंगारी मौजूद थी। मगर उसके खाली हाथ उस मोहब्बत की चिंगारी को दबाए हुए थे। वह तो अपने साथ 2-3 साड़ियों के अलावा कुछ न लाई थी, यहां तक कि अपनी जरूरत का सामान भी न लाई थी। वह सब भी मुझे ही लाना पड़ा था। इसीलिए ही मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। और वैसे भी मेरे दोस्त हर समय ही मुझे चिढ़ाते रहते, क्योंकि उनकी पत्नियां तो दहेज में बहुत कुछ लाई थीं। अब मैं खाना खा चुका था और वहीं पर ही लेट गया। शालिनी मेरे पांव दबाने लगी थी। मुझे बड़ा आराम महसूस हो रहा था। अब मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि एक एक करके दहेज की चीजें भी ले लूंगा और शालिनी को भी अपने पास ही रख लूंगा। न जाने मुझे कब नींद आ गई और वह वहां से चली गई। मगर जब मेरी नींद खुली तो वह वहां पर मौजूद न थी। अब शाम होने वाली थी। मेरा मन चाहता कि फिर से सो जाऊं और जब मेरी आंख खुले तो सुबह हो चुकी हो और शालिनी अपने पिता के घर टीवी लाने के लिए गई हुई हो। मगर मुझे तो अब नींद ही न आ रही थी, क्योंकि मैं कब से सोया हुआ था। अब सो कर थक गया, इसलिए मैं भी उठकर नीचे माता पिता के कमरे में आ गया। पिता वहां पर मौजूद न थे, माता बैठी थीं। वे भी बहुत खुश थीं। कितनी देर हम दोनों माँ बेटे बातें करते रहे। हमने बहुत सारी चीजों की सूची बना ली थी। हमने सोचा था कि एक एक करके शालिनी से सब कुछ ले ही लेंगे। माता ने वह सूची अपने पास संभाल ली। टीवी के बाद अब हमें शालिनी से गाड़ी की मांग करनी थी, मगर अभी तक पहला चरण ही पूरा न हुआ था। उसी का तो इंतजार था। शालिनी की आवाज पर हम दोनों बाहर पहुंच गए, क्योंकि वह रात के खाने पर हमें बुला रही थी। उसने आज बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया था। मैं तो उंगलियां चाटता रह गया, मगर मैंने उसकी तारीफ न की, क्योंकि मैं उसे सिर न चढ़ाना चाहता था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर पत्नी की तारीफ की जाए तो वह सिर चढ़ जाती है, और अगर मैं उससे प्यार से बात करता तो मुझे डर था कि कहीं वह टीवी लाने से मना न कर दे। हम खाना खा चुके थे और मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। मगर कितनी ही देर शालिनी रसोई से बाहर न निकली, क्योंकि उसे रसोई भी साफ करनी होती थी। उसके बाद ही वह सोने के लिए आती। कितनी ही देर मैं उसका इंतजार करता रहा, मगर वह न आई तो मैं भी सो गया। सुबह को जब मेरी आंख खुली तो शालिनी बिस्तर पर मौजूद न थी, क्योंकि वह सुबह जल्दी ही उठ जाती और मेरे लिए नाश्ता आदि बनाती। मैंने देखा कि उसने मेरे कपड़े भी निकाल कर रख दिए थे। कपड़े उठाकर मैं स्नानघर में घुस गया, क्योंकि अब दफ्तर जाने में थोड़ा ही समय रहता था। थोड़ी ही देर में मैं तैयार होकर नीचे आ गया। देखा कि शालिनी नाश्ता तैयार किए मेरा ही इंतजार कर रही है। माता पिता अभी न उठे थे, क्योंकि मैं जल्दी दफ्तर चला जाता था और वे लोग देर से उठते थे। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। मैंने शालिनी से कहा कि अगर वह कहे तो मैं उसे उसके माता पिता के घर छोड़ता हुआ जाऊं। मगर वह कहने लगी कि अभी उसे घर के काम करने हैं, वह खुद ही बाद में चली जाएगी। तो मैं भी चुप हो गया। मैं नाश्ता कर चुका था। अब मैं मेज से उठने लगा तो शालिनी ने मुझे आवाज दी। उसके हाथ में डिब्बा था जो मैं दफ्तर ले जाया करता था, मगर हर रोज ही मैं भूल जाता कि मुझे डिब्बा भी उठाना है। वह दरवाजे तक आकर मुझे वह डिब्बा पकड़ाती थी। आज उसने मुझे वहीं मेज पर ही डिब्बा पकड़ाया, क्योंकि वह पास ही खड़ी थी। मैंने उसकी ओर एक मुस्कान फेंक दी, क्योंकि वह सच में मेरा बड़ा ख्याल रख रही थी। मगर मुझे उसके इस ख्याल रखने से कोई खुशी महसूस न हुई, बल्कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ टीवी का इंतजार था। मैं चुपचाप वहां से निकल आया। सारा दिन दफ्तर में मेरा बेचैनी से गुजरा। जब मैं घर वापस आया तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि माता ने मुझे बताया कि शालिनी नया टीवी तो लाई है, मगर वह ज्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि हमारे पुराने टीवी से मिलता जुलता ही है। मेरा क्रोध आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा। मेरा मन चाहता कि अभी जाकर शालिनी का गला दबा दूं। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था, मगर वह वहां पर मौजूद न थी। माता ने मुझे बताया कि वह पड़ोसिन के घर गई हुई है। अब मैं उसके आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वह पड़ोसिन के घर से वापस आ गई। मुझे क्रोध में देखकर वह भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तुम्हारे माता पिता को शर्म न आई, इतना छोटा सा टीवी देकर तुम्हें फिर से यहां पर भेज दिया है। अगर मैं जानता होता कि तुम यह लाओगी तो उस दिन ही मैं माता को न रोकता, और आज तुम यहां पर मौजूद न होती, बल्कि अपने माता पिता की देहरी पर बैठी होती। आते ही मैं उस पर चिल्लाने लगा था, क्योंकि मुझसे मेरा क्रोध अब काबू न हो रहा था।
उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भरने लगी थीं। मैंने मां से कहा कि निश्चय ही आप आज इसे यहां से निकाल दें, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वह मेरी बात सुनकर दौड़ती हुई आई और मेरे पैरों में बैठ गई। मैंने पैर से उसे धक्का दिया और स्वयं पीछे हट गया। मैंने मां से कह दिया कि इसे धक्के मारकर घर से निकाल दें और मैं बहुत जल्द ही तलाक के कागज इसे भिजवा दूंगा। मेरी इस बात पर तो शालिनी जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं जान चुका था कि मेरे सारे सपने ही चकनाचूर होंगे, क्योंकि हमने जो इतनी बड़ी सूची बनाई थी वह तो अभी बाकी थी, और शालिनी पहली चीज ही ऐसी लाई कि मेरा तो मन ही टूट गया। उसके बाद मैं अपने कमरे की ओर चल दिया। अभी मैं सीढ़ियां ही चढ़ रहा था, देखा कि माता उसे घसीटकर बाहर निकाल रही है। उसकी आंखों में आंसू थे, वह मेरी ओर भी देख रही थी, मगर मैं उसकी ओर न देखना चाहता था। जाते जाते उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि एक दिन न्याय जरूर होगा। उसके बाद मैं कमरे में आ गया और माता ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। 2 दिन के अंदर अंदर ही मैंने तलाक के कागज तैयार करवाकर उसके घर भिजवा दिए। उसके बाद मैंने उससे कोई संपर्क न रखा। अब माता और मैं मेरे दूसरे विवाह की योजना करने लगे। माता ने मुझसे कहा कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूं तो अपनी पसंद माता को बता दूं, मगर मैंने यह मामला माता पर छोड़ दिया, क्योंकि पहले ही मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। मैंने माता से कहा कि आप किसी ऐसी लड़की को ढूंढें जो अपने साथ करोड़ों का दहेज लाए। वह मुस्कराने लगी और कहने लगी कि किशन, तुम चिंता न करो, मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारे घर को दहेज से भर देगी। पिता उन दिनों अपने किसी मित्र के यहां गए हुए थे। मैंने शुक्र माना कि वे घर पर नहीं हैं। अगर वे घर पर होते तो मुझे शालिनी को निकालने न देते। माता लड़की ढूंढने के काम पर लग गई और मैं नियमित रूप से दफ्तर जाने लगा और दिन गिनने लगा कि कब मेरा दूसरा विवाह होगा और हमारा घर भी दूसरों के घरों की तरह सामान से भरा होगा। मगर इस सब में अभी बहुत समय था, क्योंकि माता ने कहा था कि वे बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद ही मेरा विवाह करेंगी, क्योंकि पहले भी वे धोखा खा चुकी हैं। मैं भी माता की बात पर चुप हो गया, क्योंकि वे सच ही कह रही थीं। पहले भी मेरी जिद के आगे विवश होकर उन्होंने मेरा शालिनी से विवाह कराया था। जब पिता घर वापस आए तो उन्होंने बड़ा हंगामा मचाया, मगर वह अब कुछ न कर सकते थे, क्योंकि शालिनी और मेरी तलाक हो चुकी थी। तो वह भी चुप हो गए, मगर उन्होंने मुझे कुछ दिन बड़ा परेशान किया। वह मुझसे कहते थे कि शालिनी बड़ी अच्छी लड़की थी, उसने सारे घर को संभाल रखा था, अब देखना कैसे घर का ढांचा बिखरता है। मैं उनकी बातों पर ध्यान न देता और अपने काम से काम रखता, मगर दिन ब दिन घर के हालात मेरी समझ में आते गए। जब मैं दफ्तर से वापस आता तो खाना न बना होता, क्योंकि माता की अब ऐसी उम्र न थी कि वह ऐसे काम कर सकें। मुझे खुद ही अपने लिए कुछ न कुछ बनाना पड़ता और माता पिता के लिए भी मुझे ही खाना बनाना पड़ता। अब मैं बहुत ज्यादा थक जाता था। पहले दफ्तर में रहकर काम करता और जब घर आता तो यहां पर भी मुझे ही काम करना पड़ता। मैंने माता से कहा कि वह अब जल्दी से मेरे लिए एक लड़की ढूंढ लें, अब मुझसे और काम नहीं होते। तो वह कहती कि बेटा जरा धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा होता है। हम जल्दबाजी में फिर से कोई गलती नहीं करना चाहते थे, तो मैं उनकी बात पर चुप हो जाता था। अब शालिनी को इस घर से गए हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका था, मगर अभी तक मेरा दूसरा विवाह न हुआ था। एक दिन मैं दफ्तर से घर आया तो माता ने मुझे मिठाई खिलाई और कहने लगी कि किशन बेटा, मैं तुम्हारा रिश्ता एक बड़े अमीर परिवार में कराई हूं। वह इतना दहेज देंगे कि तुम खुश हो जाओगे, कि आज तक इतना दहेज सारे मोहल्ले में किसी की बहू न लाई होगी। माता ने मेरे मुंह में लड्डू डालते हुए कहा। यह सुनकर तो मेरी खुशी की कोई सीमा न रही। माता ने मुझे बताया कि लगभग 10 दिन के बाद मेरा निहारिका से विवाह होगा और उसके बाद हमारे घर खुशियां ही खुशियां होंगी। वह 10 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटे। 10वें दिन निहारिका दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। वह अपने साथ इतना सब कुछ लाई थी कि सारे मोहल्ले की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी कह रहे थे कि किशन की पत्नी तो दहेज में इतना कुछ लाई है जो आज तक कोई नहीं लाया। वह दहेज में एक बड़ी सी गाड़ी भी लाई थी और सोना तो इतना लाई थी कि हम देखकर ही हैरान रह गए। मैं आज बहुत खुश था। माता पिता भी खुश थे, क्योंकि एक बार फिर से मेरा विवाह हो चुका था। समय तो बड़ी तेजी से बीतने लगा और ऐसे ऐसे राज मुझ पर खुले कि मैं हैरान रह गया। निहारिका के पिता ने उसके नाम पर एक घर भी कर रखा था
और एक जमीन का टुकड़ा भी उसके नाम पर था। इसके अलावा वह एक मकान की मालकिन भी थी। इस सब के बारे में मैं पहले न जानता था। हमारा घर नए फर्नीचर से भर चुका था। नए सोफे देखकर तो मेरी माता बहुत खुश थीं, क्योंकि वह बहुत समय से ही ऐसे सोफे खरीदना चाहती थीं। मगर मेरी हैसियत न थी और अब बिना पैसे लगाए ही उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था, मगर मैंने महसूस किया कि निहारिका मुझसे कुछ खींची खींची सी रहती है। मैं अपने कमरे में सो रहा था। जब मैं उठा तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, क्योंकि मैं दफ्तर से आते ही सो गया था। मैंने निहारिका को आवाज दी कि मेरे लिए खाना ले आओ, तो वह मुझ पर क्रोध करने लगी और कहने लगी कि मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं हूं। खाना चाहिए तो खुद रसोई में जाकर ले लीजिए। मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है और उसके लिए तैयार भी होना है। यह कहकर वह स्नान घर में घुस गई। उसके तेवर देखकर तो मैं परेशान रह गया। अचानक से मुझे शालिनी का ख्याल आया, जो मेरे खाने पीने का बड़ा ध्यान रखती थी और मेरे माता पिता के काम भी वही करती थी। मगर निहारिका ने तो मुझे खाना देने से मना कर दिया। अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि वह नई नवेली दुल्हन है, इसीलिए यह काम नहीं करती। मगर अब उसे इस घर में रहते हुए इतने दिन हो चुके थे कि उसे काम करना चाहिए था, मगर वह तो काम करने से मना कर रही थी। अब मेरी आंखें खुल चुकी थीं। मैं समझ चुका था कि निहारिका घर का कोई काम नहीं करने वाली। फिर से ही मुझे सब करना पड़ेगा। मगर मैं कहीं ना कहीं खुश भी था, क्योंकि हमारा घर आधुनिक फर्नीचर से भर चुका था और फिर अब तो हमारे पास गाड़ी भी थी। उस रात निहारिका बहुत देर घर वापस आई थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं आपको बताने की बंधन में नहीं हूं, और हां, अगर आगे से आपने मुझसे पूछा तो मैं अपने पिता से आपकी शिकायत कर दूंगी। उसके पिता के बारे में सुनकर तो मैं चुप हो गया, क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। वह मुझे पलक झपकते ही नौकरी से निकलवा सकते थे। मैंने निहारिका से कुछ न कहा और चुप्पी साध ली। जब मैं सुबह उठा तो वह मेरे पास ही सोई हुई थी। मैंने घड़ी पर समय देखा तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि दफ्तर जाने में अब थोड़ा ही समय रह गया था। मैंने निहारिका को जगाना चाहा कि वह तैयार होने में मेरी मदद कर दे, क्योंकि उसने मेरे कपड़े भी प्रेस करके न रखे थे। मगर वह तो मुझ पर चिल्लाने लगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से उठाने की? क्या आप नहीं जानते कि मैं रात देर से वापस आई थी? मैं बहुत थकी हुई हूं। कृपया आप शोर मत कीजिए और अपना काम खुद ही कर लीजिए। यह कहकर वह सिर तक कंबल ओढ़कर सो गई और मैं पछतावे की न जाने कितनी गहराई में जा गिरा। मेरा मन बार बार शालिनी के बारे में सोचने लगा था। जब भी मैं उठता तो मेरे कपड़े प्रेस होते थे और नाश्ता भी तैयार होता। वह तो मुझे टिफिन भी देती थी, मगर निहारिका तो मेरे लिए कुछ भी न करती। वह सुबह देर से उठती है और जब मैं दफ्तर से वापस आता तो वह पार्टी में जाने के लिए तैयार होती और वहां से भी रात देर गए वापस आती। अब यह रोज का नियम बन चुका था। एक बार मैंने उससे गाड़ी मांगी तो वह कहने लगी कि यह गाड़ी आपके पिता की नहीं है, यह गाड़ी मुझे मेरे पिता ने दी है और मैं ही इसे इस्तेमाल करूंगी। आप जैसे पहले आते जाते थे वैसे ही गुजारा चलाएं। मैं तो पहले टैक्सी से दफ्तर आता जाता था। जब से हमारी शादी हुई थी तो मैंने सोच रखा था कि मैं अब गाड़ी पर दफ्तर जाऊंगा, मगर उसने तो आज तक मुझे गाड़ी को हाथ भी न लगाने दिया। माता तो अब भी खुश थी, क्योंकि घर फर्नीचर से भरा हुआ था, मगर वह यह न जानती थी कि उनके बेटे का मन उदास है। मैंने भी उन्हें कुछ न बताया और चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगा, क्योंकि यही मेरी किस्मत थी। एक दिन मैं दफ्तर से थका हारा आया तो निहारिका मुझसे कहने लगी कि मेरे सिर में दर्द है, मेरा सिर दबा दो। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर वह अपने पति को सिर दबाने के लिए कैसे कह सकती है। शालिनी तो हर समय मेरी टांगें दबाती थी। आज तक उसने कभी भी मुझे अपना कोई काम करने के लिए न कहा था, मगर निहारिका तो उससे बिल्कुल ही उलट थी। उसे अपने पिता की दौलत का घमंड था और वह हमें अपना नौकर समझती थी। हम भी उसकी दौलत के आगे चुप हो जाते, क्योंकि कहीं न कहीं हमें भी उससे लाभ मिला था। मैं चुपचाप निहारिका की बातें सह लेता था। वह तो मुझे पति का स्थान ही नहीं देती थी। जब भी मैं उससे कुछ कहता तो मुंह फुलाकर बैठ जाती। मुझे उसकी नाराजगी से बड़ा डर लगता था, क्योंकि जब भी वह नाराज होती तो यही धमकी देती कि मैं अपने पिता से आपकी शिकायत कर दूंगी। तो मैं मुंह बनाकर रह जाता। समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। अब हमारा एक बेटा और बेटी भी थे, मगर निहारिका अब भी मेरी कोई इज्जत न करती, मुझे अपना नौकर ही समझती। मगर यह सब कुछ मैंने सह लिया था। मुझे तो केवल और केवल उसकी संपत्ति से मतलब था
और मैं जानता था कि उसकी संपत्ति अगर मेरी नहीं हुई तो मेरे बच्चों की तो जरूर होगी। अब मुझ पर घर का कोई दबाव न था, चाहे मैं अपनी तनख्वाह घर में खर्च करूं या न करूं। सामान और अन्य खर्चे तो निहारिका ही उठाती थी, क्योंकि उसके पिता के व्यापार में उसके हिस्से थे, जहां से उसे हर महीने लाभ मिल जाता। उसे तो इस सब की जरूरत ही न होती तो वह माँ के हाथ में दे देती थी। माँ उससे घर की चीजें खरीद लेती थी। हमारा घर बड़ी आसानी से चल रहा था, मगर कभी कभी मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती। एक बार निहारिका मुझे अपने साथ पार्टी में ले गई। वहां पर बड़े अमीर अमीर लड़के आए हुए थे। मैं निहारिका के मित्रों के साथ बातें कर रहा था। निहारिका भी वहीं पर मौजूद थी, मगर वह एक लड़के से बड़ी खुलकर बातें कर रही थी। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा न लगा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से हंसकर बातें कर रही है, मगर उसे तो मेरी कोई परवाह ही न थी। मेरी आंखों के सामने ही किसी दूसरे से ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे मैं नहीं, वही उसका पति हो। हम वहीं पर खड़े थे। सेवक जूस लेकर आया और एक एक करके सबने गिलास उठा लिए। निहारिका जरा दूर खड़ी थी। मैंने गिलास उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। वह जो हाथ हिलाकर बातें कर रही थी, उसका हाथ जूस के गिलास से टकराया और जूस उसके कपड़ों पर गिर गया। वह गुस्से से चिल्लाने लगी और मेरी वह बेइज्जती की कि मैं मुंह छुपाकर रह गया। उसने अपने मित्रों का भी ख्याल न किया और मेरी इतनी बेइज्जती की कि मेरा मन चाहा कि मैं उसका गला दबा दूं, मगर वह एक अमीर पिता की बेटी थी। मैं कुछ भी करने के योग्य न था, इसीलिए अपने गुस्से पर काबू किए वहीं पर खड़ा रहा। मैं देख रहा था कि उसके सभी मित्र मुझ पर हंस रहे हैं। वह भी अपने मित्रों के साथ हंस रही थी। उसे मेरी कोई परवाह न थी। वह तो मुझे अपने सेवक से अधिक न समझती थी। मेरा मन किया कि मैं उसे अकेला ही वहीं पर छोड़कर घर आ जाऊं, मगर मैं ऐसा न कर सका और उसके खाली होने का इंतजार करता रहा। अब रात बहुत हो चुकी थी, मगर निहारिका का कोई पता न था। मैं तो एक कुर्सी पर आकर बैठा उसका इंतजार करने लगा, मगर वह अभी तक न आई थी। मैंने उसे कॉल भी मिलाई, मगर उसका फोन बंद जा रहा था। मैंने सबसे पूछा, मगर किसी को भी उसके बारे में जानकारी न थी। अचानक से मैंने उसी लड़के से पूछा जिससे वहां निहारिका बातें कर रही थी, तो वह कहने लगा कि निहारिका को तो घर गए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। उसने अजीब सी नजरों से मुझे घूरा था, जैसे बता रहा हो कि मेरी पत्नी मुझे बताए बिना और मुझे अपने साथ लिए बिना ही घर चली गई। मुझे निहारिका पर बहुत गुस्सा आया। मैं पार्टी से बाहर निकल आया और रिक्शा करके घर पहुंच गया। मैंने देखा कि वह अपने कमरे में सो रही है। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि वह मुझे अपने साथ क्यों नहीं लाई, मगर वह सो चुकी थी, इसलिए मैं उससे बात न कर सका। और जब सुबह हुई तो मुझ में बात करने की हिम्मत ही न थी, क्योंकि मेरा क्रोध अब समाप्त हो चुका था और मैं जानता था कि अगर मैंने उसे कोई ऐसी वैसी बात की तो वह न जाने मेरे साथ क्या करेगी। इसलिए ही मैंने चुप साध ली। समय बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, मगर अब भी निहारिका के मन में मेरी कोई इज्जत न थी। अब मुझे उसकी कोई परवाह भी न थी। मैंने अपनी जवानी के दिन उसकी गुलामी करते करते गुजार लिए थे। हमारा बेटा 15 वर्ष का था और बेटी 12 वर्ष की। अचानक से एक दिन मैं जब दफ्तर से वापस आया तो देखा कि निहारिका घर पर मौजूद नहीं है और मेरा बेटा जमीन पर गिरा हुआ है। मेरी छोटी सी बेटी भी उसके पास ही बैठी थी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। शायद वे अभी अभी विद्यालय से लौटे थे, क्योंकि उन्होंने वर्दी भी न उतारी थी। मैंने अपने बेटे को उठाने की कोशिश की। उसके मुंह से रक्त निकल रहा था। मेरी माता और पिता भी घर पर मौजूद न थे, क्योंकि वे तो कुछ दिनों से किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। मैंने निहारिका को कॉल की तो वह कहने लगी कि वह किसी पार्टी में है, अभी नहीं आ सकती। मुझे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि मैंने उसे राज की स्थिति के बारे में भी बताया था, तो वह कहने लगी कि मैं उसे चिकित्सालय ले जाऊं। वह थोड़ी देर में चिकित्सालय ही पहुंच जाएगी। फिर मैं राज को लेकर चिकित्सालय पहुंचा, मगर वहां जाकर तो ऐसी बात मालूम हुई कि मुझे विश्वास ही न आया। राज को ब्रेन ट्यूमर था, जो अब अंतिम अवस्था पर था। चिकित्सक ने कहा कि उसका शीघ्र से शीघ्र उपचार कराना पड़ेगा, अन्यथा यह मस्तिष्क में ही फट जाएगा। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी थी। अभी तक निहारिका का कोई पता न था। मैंने उसे न जाने कितनी कॉलिंग की, मगर वह बहुत देर के बाद आई। जब आई तो मैंने उसे सारी बात बताई। वह भी घबराने लगी। हम पर अचानक से विपत्ति आ पड़ी थी। हमें धन की कोई कमी न थी। निहारिका ने चिकित्सक से कहा कि जितना भी खर्च हो हम करने के लिए तैयार हैं, मगर आप राज को बचाने की कोशिश करें।
चिकित्सक ने कहा कि अब गांठ बहुत अधिक बढ़ चुकी है, शल्य चिकित्सा ही अंतिम उपाय है। मगर चिकित्सक ने यह भी कहा कि वह आश्वस्त नहीं कि वह राज की जान बचा भी सकेंगे या नहीं। चिकित्सक तो हम पर क्रोधित हो रहे थे कि आखिर हमने अपने बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रखा, आज तक उसकी बीमारी के बारे में क्यों न जान सके। यह कहकर चिकित्सक वहां से चला गया और निहारिका मुंह पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तुम ही सारा दिन घर पर रहते थे तो तुमने राज का ध्यान क्यों न रखा। मुझे इस पर बड़ा क्रोध आया। वह माँ थी और माँ का कर्तव्य बनता है बच्चों का ध्यान रखना। मैं तो दफ्तर से थका हारा आता और आकर सो जाता। वह भी सारा दिन घर में न रहती थी, बल्कि अपने मित्रों के साथ पार्टियां करती रहती। हमारे बच्चे बेचारे तो अनाथों जैसी जिंदगी जी रहे थे। जब मैं दफ्तर से लौटता तो मैं ही उनको भोजन आदि देता और उन्हें उनके कमरों तक भी मैं ही छोड़कर आता था। निहारिका को तो बच्चों का कुछ ध्यान ही न था। वह तो आज भी ऐसी जिंदगी जी रही थी जैसे वह अविवाहित हो। उसकी तो पार्टियां ही समाप्त न होती। मगर अब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का समय न था, बल्कि अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करनी थी। हमने चिकित्सक से कह दिया कि चाहे आप जितना भी धन मांगें, हम देने के लिए तैयार हैं, मगर आप हर स्थिति में राज की जान बचाएं। निहारिका मुझे हॉस्पिटल छोड़कर घर पहुंच गई और कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत अधिक खराब है, मैं कुछ देर आराम करूंगी, उसके बाद मैं हॉस्पिटल आऊंगी। मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वह अपने बच्चे को इस स्थिति में छोड़कर कैसे जा सकती है। मैं राज के पास हॉस्पिटल में ही मौजूद रहा। मेरा बेटा बेचारा बीमारी से न जाने कितने समय से जूझ रहा था और हम उसके बारे में जान ही न पाए थे। मेरी तो समझ में ही कुछ न आ रहा था कि आखिर कब उसे यह बीमारी लगी। फिर मेरे मन में एक चलचित्र चलने लगी। पिछले कुछ माह से राज की तबीयत खराब रहने लगी थी। निहारिका तो घर पर ही न होती तो मैं राज को बुखार की दवाइयां देकर सुला देता था, क्योंकि मेरी समझ में और कुछ न था। फिर रात में ही तबीयत भी संभल जाती तो मैं समझता कि बस मौसमी बुखार है। मगर मैं यह न जानता था कि मेरी लापरवाही आज हमें यह दिन दिखाएगी। मेरा मासूम सा बच्चा न जाने कितने समय से इस भयानक बीमारी से लड़ रहा था और हमें कुछ खबर ही न थी। चिकित्सक ने कहा कि अभी राज का कुछ उपचार चलेगा, लगभग 1 सप्ताह के बाद उसका ऑपरेशन होगा। मगर ऑपरेशन की भी कोई गारंटी न दी गई, क्योंकि चिकित्सक ने कहा कि अब गांठ बहुत अधिक बढ़ चुकी है। निहारिका दिन में कभी कभार हॉस्पिटल का चक्कर लगाती और फिर घर चली जाती। मैं पूरा सप्ताह अपने बेटे के पास ही रहा था। मुझे निहारिका पर बड़ा क्रोध आता। उसने मेरी पूरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी थी, मगर आज मुझे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगर साक्षी होती तो आज मेरा यह हाल न होता। वह तो मेरी बहुत इज्जत करती थी और मेरी छोटी छोटी इच्छाओं का भी ध्यान रखती थी। निहारिका तो मुझे अपना नौकर समझती थी। इसमें भी मेरी ही गलती थी। मैंने स्वयं ही साक्षी को घर से निकाला था, और वह भी दहेज के लालच में आकर। आज मेरे पास सब कुछ मौजूद है। अब हम उस पुराने घर में न रहते थे, बल्कि निहारिका के पिता ने जो दहेज में घर दिया था, हम वहां आ चुके थे, क्योंकि निहारिका कहती थी कि वह पुराना घर उसे पसंद नहीं है। मुझे भी नया घर लेने की बड़ी इच्छा थी, मगर मेरे पास पैसे न थे। इसीलिए हम आकर नए घर में रहने लगे। मुझे बहुत प्रसन्नता थी, क्योंकि वह घर कोई साधारण घर नहीं, बल्कि भव्य महल जैसा बंगला था, जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी था। मगर आज मुझे वह सारी चीजें फीकी लग रही थीं। एक क्षण के लिए मैं सोचने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी कहाँ बिताई है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी की गुलामी में गुजार दी थी, जो मेरी बिल्कुल भी इज्जत न करती और मुझे पति का दर्जा भी न देती थी। मगर अब क्या हो सकता था? मैंने यह जिंदगी अपने लिए स्वयं ही चुनी थी। अब यह सब बदल तो नहीं सकता था। मुझे इसी के साथ ही जिंदगी गुजारनी थी। मगर मैं भी इंसान था। कभी कभी मेरे मन में यह कसक उठती कि अगर मैं निहारिका से विवाह न करता तो आज प्रसन्नता से अपनी जिंदगी बिता रहा होता। क्योंकि निहारिका से विवाह करने के बाद मुझे संसार की हर वस्तु तो मिल गई, मगर मेरी प्रसन्नता कहीं दब सी गई थी। मुझे किसी भी बात पर खुशी न होती थी। आज राज की ऑपरेशन थी। मैंने निहारिका को फोन कर बुलाया तो वह कहने लगी कि वह सो रही है, थोड़ी देर बाद आएगी। बल्कि वह तो मुझे ही बातें सुनाने लगी कि मैं पिता होकर अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। मुझे आश्चर्य हुआ कि गलती भी उसी की थी और बातें तो मुझे सुननी पड़ रही थीं। मैंने क्रोध में आकर मोबाइल बंद कर दिया। बहुत देर हो चुकी थी, मगर अभी तक निहारिका का कुछ पता न था।
कुछ ही देर बाद फिर निहारिका भी वहीं पर आ गई। वह भी राज की तबीयत की वजह से बहुत अधिक परेशान थी, क्योंकि था तो वह उसका भी बेटा। अचानक से एक चिकित्सक हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया और कहने लगा कि ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता है, मगर उसकी फीस बहुत अधिक है और राज की तबीयत पल पल बिगड़ती जा रही है। निहारिका ने चिकित्सक से कहा कि आप नगर के सबसे बड़े चिकित्सकों को बुलाइए। जितनी भी उसकी फीस होगी हम भरने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे राज को कुछ नहीं होना चाहिए। निहारिका ने तुरंत हां भर ली। क्योंकि उसे धन की कोई कमी न थी, तो चिकित्सक किसी को फोन मिलाता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक महिला चिकित्सक मुंह पर मास्क लगाए ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने लगी। हम समझ चुके थे कि यह वही चिकित्सक है जो हमारे बेटे की ऑपरेशन करने के लिए आई है। थोड़ी देर बाद एक नर्स शल्य कक्ष से निकली और कहने लगी कि डॉक्टर साहिबा आपको अंदर बुला रही है, क्योंकि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वह चाहती हैं कि आप दोनों में से कोई अंदर रहे, क्योंकि बाद में लोग चिकित्सकों पर ही दोष लगा देते हैं। नर्स की बात सुनकर तो मेरा दिल कांप गया, क्योंकि वह कह रही थी कि राज की तबीयत बिगड़ रही है। मैंने निहारिका से कहा कि मैं अंदर जाता हूं। मैं उस नर्स के साथ आईसीयू में आ गया। वहां पर 4 चिकित्सक मिलकर मेरे बेटे का सिर खोले खड़े थे। अपने बेटे को इस हालत में देखकर मैं बहुत अधिक घबरा गया। ऐसा लगता कि अभी मेरी सांसें रुक जाएंगी। उन चिकित्सकों के साथ वह डॉक्टर भी खड़ी थी, जो शायद विशेषज्ञ थी और हमारे कहने पर ही उसे बुलाया गया था। धीरे से उस चिकित्सक ने मुंह से मास्क उतारा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह और कोई नहीं बल्कि साक्षी थी। वह भी मेरी ही तरफ देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थीं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि जैसे अभी सीने से बाहर ही निकल आएगा। मैं यह न जानता था कि मुझे जीवन इस मोड़ पर भी ला खड़ा करेगा कि मुझे साक्षी की सहायता लेनी पड़ेगी। मुझे वह समय याद आने लगा जब मैंने उसे घर से निकाला था और वह मेरे पैरों में गिरकर मेरी विनती कर रही थी। अब भी वह बस मुझे ही घूर रही थी, मगर मुंह से कुछ न बोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे आज उसका बदला पूरा हो गया हो, क्योंकि जाते समय वह कहकर गई थी कि एक दिन न्याय अवश्य होगा। मैं स्वयं पर नियंत्रण न कर सका और जाकर उसके पैरों में गिर गया। साक्षी, मुझे क्षमा कर दो। मेरा बदला मेरे मासूम बेटे से मत लेना। तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लेना, मगर मेरे बेटे की जान बचा लो। मैं हाथ जोड़े उसके पैरों में गिरा हुआ था। वहां पर मौजूद चिकित्सक और नर्सें भी हमें देखने लगी थीं। मैं देख सकता था कि वे आश्चर्य से मेरी तरफ घूर रहे हैं, क्योंकि वे मेरे और साक्षी के संबंधों के बारे में कुछ न जानते थे। फिर साक्षी ने डॉक्टर को संकेत किया तो उन्होंने मुझे पकड़कर बाहर ले जाने लगे। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं कह रहा था कि साक्षी, मेरा बदला मेरे बेटे से मत लेना। तुम जो चाहोगी मैं वह करने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे बेटे की जान बचा लो। वह तो मेरी तरफ देख ही न रही थी। मुझे गहन चिकित्सा आईसीयू के बाहर खड़ा कर दिया गया था। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था। निहारिका भी मुझे देख रही थी और मुझसे पूछने लगी थी कि आखिर क्या हुआ है, मगर मैंने उसे कुछ न बताया, क्योंकि मुझमें तो साहस ही न था उसे अपने अतीत के बारे में बताने का। मैंने उसे आज तक शालिनी के बारे में कुछ न बताया था, बल्कि वह तो मेरे पहले विवाह के बारे में भी न जानती थी। मगर मुझे यूं रोता चला देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मैंने उसकी किसी बात का कोई उत्तर न दिया। मुझे तो यह डर सताए जा रहा था कि शालिनी अगर आज मुझसे बदला लेने पर आ गई तो मेरे बेटे की जान न बच पाएगी। 2 घंटे शल्यक्रिया जारी रही। उसके बाद गहन चिकित्सा कक्ष का दरवाजा खुला और चिकित्सक बाहर निकल आए। मैं और नेहा दौड़ते हुए चिकित्सकों के पास गए तो उन्होंने हमें शुभ समाचार दिया कि चिकित्सक शालिनी ने राज की जान बचा ली है। यह सुनकर तो मुझे अचरज का झटका लगा। जिस लड़की की जिंदगी मैंने उजाड़ दी थी, आज उसने मेरी इतनी बड़ी सहायता की थी। मैं तो पहले ही जानता था कि शालिनी बहुत कोमल हृदय की स्वामिनी है, मगर मैं यह न जानता था कि आज भी वह इतने बड़े दिल का परिचय देगी और मेरा बदला मुझे क्षमा कर देगी। सभी चिकित्सक अब जा चुके थे। शालिनी भी जाने लगी, मगर मैंने उसे रोक लिया। नेहा हम दोनों को देख रही थी, मगर कुछ बोल न पाई थी। मैंने शालिनी से पूछा कि आखिर मेरे घर से जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था और वह यहां तक कैसे पहुंची। तो उसने मुझे बताया कि विवाह से पहले वह MBBS करना चाहती थी, मगर फिर उसका विवाह हो गया तो वह MBBS न कर पाई। मुझसे तलाक के बाद उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी,
और MBBS करने के बाद उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। उसका पति बहुत अधिक धनी था, वह तो नेहा के पिता से भी ज्यादा धनी था। अब शालिनी उसी के साथ जीवन बिता रही थी और वह अपनी जिंदगी में बहुत सुखी थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने मेरी सहायता क्यों की, क्योंकि आज वह मुझसे बदला ले सकती थी। मैंने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी तो वह कहने लगी कि मैं इतनी कठोर हृदय नहीं कि इतना पुराना बदला एक निर्दोष से बच्चे से लूं। और वैसे भी वह सब मैं भुला चुकी हूं, क्योंकि मैं राजेश के साथ बहुत अधिक प्रसन्न हूं। मुझे तो मेरा अतीत बिल्कुल ही भूल चुका है। यह कहकर वह वहां से चल दी। नेहा अब सारी सच्चाई जान चुकी थी। वह भी चकित थी कि आखिर मैंने उससे इतनी बड़ी बात कैसे छिपाई। वह मुझसे कितनी ही देर झगड़ती रही, मगर फिर हम दोनों अपने बेटे के पास आ गए। कुछ दिन राज को अस्पताल में ही रखा गया, फिर हम उसे लेकर घर आ गए। अब भी मेरी जिंदगी वैसे ही गुजर रही है जैसे पहले थी। मैं नेहा के लिए सेवक से अधिक महत्व नहीं रखता था। अब हमारे बच्चे जवान हो गए हैं। नेहा मेरे बच्चों के सामने ही मुझे अपमानित कर देती है। आज मुझे अनुभव होता है कि जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभार मनुष्य की कद्र भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि धन तो आने जाने वाली वस्तु है, मगर जब एक कद्र करने वाला इंसान ही मौजूद न हो तो इंसान को अपनी जिंदगी व्यर्थ लगती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर